नमस्कार दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद बहुत तकनीकी बातें हमने कर ली। अब थोड़ा सा अदब की ओर मुड़ते हैं और उधर भी ज़रा झांक लेते हैं कि बहुत सारी बातें ज़रूरी होती हैं अदब की दुनिया की, कला की दुनिया की, संगीत की दुनिया की, जो हमें बहुत तनावों से मुक्ति देती हैं, राहत देती हैं। जिस शख्सियत का आज मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसकी जो पूरी देन है हमारे काल को, हमारे इस वर्तमान काल को, इस 2000 से लेके अब तक जो आदमी बहुत चर्चा में रहा है, मैं उसकी बात आज कर रहा हूँ, मेहदी हसन की। तो मेहदी हसन साहब के बारे में अब कुछ भी कहना जो है वो लगता है कि एक एपिसोड बहुत थोड़ा होता है, बहुत लिमिटेड बातें हो सकती हैं, सीमित बातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें बेहद दिलचस्प हैं जिनका ज़िक्र इसी बहाने से कर लिया जाए। मित्रों, एक आध दिन हम देरी से सही लेकिन उनके जन्मदिन पर उनको याद कर रहे हैं। जन्म हुआ था राजस्थान में, ऐसे इलाके में जहाँ सिवाय रेत की और कुछ नहीं होता, और 18 जुलाई 1927 को लूणा नामक एक गांव है शेखावाटी में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और जन्म के बाद ही शुरुआती दिनों में ही संगीत से लौ लग गई। कुछ परिवार में रिवायतें भी ऐसी थीं कि जो बुज़ुर्ग लोग थे वो सुबह उठते ही ख़याल या ठुमरी का या कोई ना कोई आलाप छेड़ लेते। उस माहौल में परवरिश हुई तो ये स्वाभाविक है, ये कुदरती बात है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि उनमें भी वो जाग पड़ी संगीत की एक लगन, और संगीत के बारे में एक आकर्षण जागा, और उसके बाद वो रियाज़ में वो भी शामिल हो गए। बहुत छोटी उम्र में इनको मौका मिला एक एक्सपोजर का, एक स्टेज परफॉर्मेंस का, और ये इसका ज़िक्र मुझे इन्होंने ख़ुद किया था। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि अपनी नाचीज़ सी ज़िंदगी में बहुत अच्छी शख्सियतों से मिलने का मौका मिला। 2005 में ये बहुत बीमार पड़ गए थे और फेफड़ों का इनको बाद में तो ये भी कहते थे कि फेफड़ों का कैंसर है, लेकिन उस वक्त ये था कि फेफड़ों की कंजेशन बहुत ज़्यादा थी, लंग फेल्योर की बीमारी थी। और पाकिस्तान में सारी जगह इलाज कराने के बाद कुछ लोगों ने राय दी कि दिल्ली में जाइए, वहाँ एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं और वो लंग्स का इलाज करते हैं। तो इन्होंने सीधा राब्ता कायम किया एम्बेसी के थ्रू, और प्रधानमंत्री भवन से भी राब्ता कायम किया। अटल जी ने स्वयं दिलचस्पी ली कि इनको ऐसी शख्सियत को ज़रूर यहाँ पर उनकी खिदमत होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। और जब ये 2005 में मित्रों आए तो तब इनसे मुलाकात करने वालों में दिलीप कुमार साहब भी थे, लता भी चलकर आई थी सिर्फ इनसे मिलने के लिए, और वाजपेयी साहब भी। तो एक बंदे का एक कद है, एक संगीत की दुनिया में इतना बड़ा कद, गायन की दुनिया में और गज़ल गायन की दुनिया में, और बाद में ठुमरी और ख़याल में भी इनको हमेशा केंद्र में रखा गया कि ये आदमी बेशक शहंशाह गज़ल है, लेकिन इसके बावजूद ये भी ज़रूरी है कि इनको ठुमरी और ख़याल के लिए भी याद रखा जाए। तो वहाँ कुछ देर बातचीत करने का मौका मिला कुछ पत्रकार दोस्तों के माध्यम से। तो इन्होंने कुछ बताया, ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, इन्होंने बताया कि कहाँ से हो आप। तो जब मैंने ज़िक्र किया कि मैं अबोहर फ़ाज़िल हम लोग विभाजन के बाद आ गए थे, तो फ़ाज़िल का ज़िक्र करते इनके चेहरे पे रौनक आ गई। कहते तुम्हें एक राज की बात बताऊं। तो इन्होंने ख़ुद बताया कि फ़ाज़िल का मुझे इसलिए कभी भूल नहीं सकता कि वहाँ पर ज़िंदगी में पहली बार ठुमरी और ख़याल की जो परफॉर्मेंस थी मेरी फ़ाज़िल से शुरू हुई। वहाँ कोई फंक्शन था संगीत का, और मुझे ख़ास तौर से मेरे भाई को, बड़े भाई को बुला भेजा गया, और बड़ा भाई मुझे ले गया। और पहली बार मुझे जब वहाँ स्टेज पे पेश किया गया तो सभी लोग दंग रह गए, और भाई को मुबारकबाद दी गई कि यार तुम्हारा अज़ीज़ जो है इतना खूबसूरत ठुमरी और ख़याल का माहिर है, ये कमाल की बात है। तो फ़ाज़िल के संदर्भ से बातचीत शुरू हुई, और उसके बाद फिर मैंने कहा आप पाकिस्तान कैसे गए? तो कहने लगा वही पार्टीशन जब हुई, भारत पाक विभाजन हुआ तो परिवार के बहुत सारे लोग चले गए थे, वरना मुझे कभी भी फ़र्क नहीं लगा। मुझे यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में कोई फ़र्क नहीं लगा। और लेकिन राजस्थान को मैं भूल नहीं पाता। उस धरती, उस रेगिस्तानी धरती की जो तपती हुई लू थी, उसने मुझे एक नई रोशनी दी और मेरे अंदर एक नई एनर्जी भरी, एक नई ऊर्जा भरी कि मैं संगीत की दुनिया में कुछ अच्छा काम कर सकूं और मैं खिदमत कर सकूं। और इस तरह से
47 में कहते हैं वहाँ चले गए और वहाँ एक छोटा सा कस्बा है चिंचा वाली। तो चिंचा वाली छोटे से कस्बे में वहाँ कोई काम नहीं मिला। घर से चले थे तो 2 बर्तन साथ में थे और थोड़ा सा आटा दानी था, आटा पानी था और नमक था और थोड़ा सा तेल था और कुछ भी नहीं था जो वो उठा सकें। दंगों के सिलसिले में, दंगों के माहौल में वहाँ पर पहुँचे थे सारे परिवार के लोग। और मजबूरन मुझे सबसे पहले एक वहाँ मुग़ल साइकिल स्टोर था जहाँ पर मुझे एक साइकिल मैकेनिक, मुझे पहले पंक्चर लगाने की ड्यूटी दी गई और उसके बाद साइकिलों को ठीक करने की और उसके बाद कुछ पुराने साइकिल जो थे वो किराए पे चलवाने की। उन दिनों मित्रों ऐसा वक्त था कि किराए पे साइकिल मिलते थे 1 घंटे के हिसाब से, अठन्नी 1 घंटे की। इन्होंने खुद बताया कि अठन्नी 1 घंटे की हम लोग लेते थे और इस तरह से साइकिल जो है किराए पे, और उन किरायों में मेरा हिस्सा भी होता था। तो बाकी मेरा जो पंक्चर का पैसा था वो आधा दुकानदार का और आधा मुग़ल साइकिल स्टोर का और आधा मेरा। और इस तरह से उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से तरक्की हुई। तरक्की क्या हुई कि मैं वहाँ से डीज़ल कारों का मैकेनिक बन गया और बड़ा खुश हुआ। और उसके बाद मेरा उस्ताद जी लोग कहने लगे। लेकिन ये था कि मैंने उसके बाद डीज़ल कारों की मैकेनिकी भी की, उसके बाद मैंने ट्रकों की मैकेनिकी भी की और ट्रकों में बाद में क्लीनर के तौर पे भी थोड़ी देर काम किया। लेकिन इस सारे रूटीन में मैंने एक दिन भी अपना रियाज़ नहीं छोड़ा। रियाज़ के मामले में बहुत ही पक्का रहा और मैं कभी भी मैंने ये ऐसा वक्त नहीं गवाया कि मैं रियाज़ को एक दिन के लिए भी मिस करूं। मुझे लगता था कि जहां रोटी रोज़ी ज़रूरी है वहां ये रूहानी खुराक भी ज़रूरी है। अगर रोटी ना मिली तो भी मरूंगा और ये रूहानी खुराक ना मिली तो भी मर जाऊंगा। तो मैंने रूहानी खुराक को तरजीह दी कि रोटी तो चलो एक दिन 2 दिन की इकट्ठी एक दिन में भी कमा लूँगा, लेकिन रियाज़ अगर एक दिन भी बीच में टूट गया तो मैं ख़ुद टूट जाऊँगा। और इस तरह से ये पूरी तरह समर्पित लोग थे अपनी ज़िंदगी में। मित्रों कुल मिला के इन्होंने 300 के लगभग, इन्होंने ख़ुद भी बताया था कि 300 के लगभग फ़िल्मों में, भारत और पाक की दोनों मुल्कों की, उसमें भारत की फ़िल्में ज़्यादा थी। हालांकि कई बार सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए आते थे, लेकिन बड़े इज़्ज़त के साथ बुलाए जाते थे। और इज़्ज़त के साथ जब बुलाए जाते थे तो यहाँ के लोगों के साथ इतने अंतरंग रिश्ते हो गए थे कि आप अंदाज़ा लगाइए कि गुलजार साहब को एक नज़्म लिखनी पड़ी इनकी बीमारी के वक्त। और उस वक्त उन्होंने जो नज़्म लिखी वो भी अपने आप में चर्चा का विषय बहुत बनी कि सुना है नज़्म कुछ इस तरह से कि आँखों को वीज़ा नहीं लगता, आँखों को वीज़ा नहीं लगता और सपनों की सरहद होती नहीं। आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं और बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ मेहदी हसन से मिलने। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हमारे जो शिखर पुरुष हैं, हमारे जो जिनका हम आज भी एहतराम करते हैं, उन लोगों के दिलों में इस शख्स के प्रति कितना एहतराम था कि आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं और बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ मेहदी हसन से मिलने। सुना है उनकी आवाज़ को चोट लगी है, सुना है उनकी आवाज़ को चोट लगी है, अब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में। तो ये नज़्म इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, लेकिन इससे एहसास ही होता है कि अंदर की जो पीड़ा थी यहाँ के अदीबों, यहाँ के कलाकारों, यहाँ के संगीतकारों के मन में वहाँ के संगीतकारों अदीबों के बारे में उतनी ही शिद्दत भरी थी, उतनी ही तीव्र अनुभूतियों से भरी हुई थी कि वो लोग इन चीज़ों को बड़े नम आँखों से, इन शख्सियतों को याद करते थे। और बाद में 2005 में यहाँ आए और उसके बाद तब तो काफ़ी हद तक ठीक होकर चले गए थे और उसके बाद लौटे तो फिर कराची में फिर एक अस्पताल में दाखिल हुए, लेकिन ज़्यादा देर ज़िंदगी चल नहीं पाई और उन्होंने आखिरी सांस ले ली वहाँ 2013 में शायद 2013 में। और इत्तफाकन मुझे इनके बेटे से मिलने का मौका मिला। वो डीएसपी ट्रैफिक थे लाहौर में अपनी एक यात्रा के दौरान। नाम था सज्जाद मेहदी हसन। वो इनके दिलचस्प बात मित्रों ये है कि जिस पे आप शायद आपकी मुस्कान भी खिले
कि 14 बच्चे थे मेहदी हसन साहब के, और 14 में से 6 जो थे वो संगीत की दुनिया में और गायन की दुनिया में उन्होंने अपना नाम जो है वो शिखर पर, और हर एक बच्चे ने अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम मेहदी हसन कायम रखा, ताकि उनको इस बात का फ़ख्र था कि हमारा जो एक बुज़ुर्ग है, जो हमारे अब्बा जान हैं, वो एक अपने आप में एक शख्सियत है, उनके नाम के साथ जुड़ना जो है वो फ़ख्र की बात है। तो सभी बच्चों ने अपने नाम के साथ मेहदी हसन लगाया, और सज्जाद मेहदी हसन ने ये सारी जानकारी देते हुए बताया था कि उनके मन में ये थे कि जितना रियाज़ मैं करता हूँ उतने मेरे बच्चे भी करें। और अक्सर वो बच्चों को तो नहीं कहते थे कि तुम्हें खाना नहीं दूंगा, ये कहते थे कि मैं खुद खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हारा रियाज़ पूरा नहीं हो जाता। तो ये इतने गंभीर थे। ऐसी शख्सियतों को मित्रों उनके जन्मदिन के अवसर पर याद कर लेना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सम्मानों की बात होती है तो इन्होंने पाकिस्तान में तो नेचुरली वहाँ के एक बाइसे फ़ख्र शख्सियत थे, तो इनको सारे वहाँ से हिलाल इम्तियाज़ और ये निशान इम्तियाज़ और सारे जो शिखर के सम्मान थे वो सारे के सारे इनको मिले। जैसे हमारे यहाँ पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिए जाते हैं, तो सर्वोच्च सम्मान जो नागरिक थे वहाँ के इनको दिए गए। और भारत में भी इनको गालिबन 1975 में इनको जलंधर में बुलाया गया था, वहाँ KL सहगल अवार्ड से इनको नवाजा गया। और इन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए ये जो अवार्ड है ये अपने मुल्क में मिले सर्वोच्च अवार्ड से भी बढ़कर है, और मैं इसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि दो वजह से ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि एक तो ये KL सहगल साहब के नाम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा मेरे मुल्क ने जहाँ जिस सरज़मी पे मैं पैदा हुआ, मैंने पहली बार आँख खोली थी, उस सरज़मी के लोगों ने मुझे दिया है, मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। और भारत में इनका अक्सर आना जाना चलता रहता था। जब तक ज़िंदा रहे तब तक यहाँ के हर जो संगीत की दुनिया से जुड़ी हुई जो भी कॉन्फ्रेंस थी या जो कोई भी अगर बहुत बड़ी कांग्रेगेशन भी होती थी, बहुत बड़े सेमिनार होते थे, सब में पार्टिसिपेशन इनका होता रहता था, निरंतर बना रहता था। और पाकिस्तान में तो नेचुरली कुछ देर उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ देर बाद मुझे शुरुआती दौर में जब मैं साइकिल मैकेनिक के तौर पे काम करता था और बाद में मेरी तरक्की हो गई, जब मैं कार का मैकेनिक बन गया, तो उस वक्त मुझे रेडियो पाकिस्तान से भी एक पेशकश आई, रेडियो लाहौर से, कि अगर तुम चाहो तो पार्ट टाइमर यहाँ पर आकर आर्टिस्ट के रूप में ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने उनसे कहा जी आपका तो पार्ट टाइमर के रूप में आप पता नहीं तनख्वाह पूरी देंगे या नहीं देंगे, मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहरहाल मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन बाद में मुझे इजाज़त दे दीजिएगा कि मैं जाके थोड़ा बहुत रोटी रोज़ी का बंदोबस्त अपनी साइकिल शॉप से मुग़ल साइकिल स्टोर पर जाकर अपने 4 पंक्चर लगा लूँ ताकि मेरी रोटी रोज़ी चलती रहे। तो इस तरह से ज़िंदगी ने इनके बहुत इम्तहान लिए, बेतहाशा इम्तहान लिए। और ये भी एक खुदा का फ़ज़ल है, ईश्वर की कृपा है कि सभी इम्तहानों में पास हुए, और उसके बाद फ्लाइंग कलर्स के साथ जिसे पास होना कहते हैं, तो उस तरह से पास हुए। और एक भारतीय उपमहाद्वीप के श्रेष्ठतम संगीतकारों की प्रथम पंक्ति में, गीतकारों की प्रथम पंक्ति में, गीत गायन वालों की प्रथम पंक्ति में, गायकों की प्रथम पंक्ति में इनको स्थान मिला। और आज भी लोग अगर अच्छे ढंग से याद करते हैं, बड़े प्यार के साथ, बड़े प्रेम के साथ, तो मेहदी हसन को और ग़ुलाम अली को आज भी लोग याद रखते हैं। शुक्रिया दोस्तों।